बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट एमसीक्यू 13 का आंसर फाइनलाइज कर लिया। अब हम 14th एमसीक्यू पर आ जाते हैं मॉडल पेपर के। और अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो प्लीज जरूर पूछ लीजिए ताकि मैं आपको वो क्लियर करूं। एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। ये एमसीक्यू कैश बुक के चैप्टर से बिलोंग करता है प्यारे बच्चों। और इसमें वो वो कह रहा है वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है कैश बुक की दोनों साइड्स पर वो कहलाती है। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के जवाब याद आ जाए तो बेहतरीन, और अगर आप तुक्का लगाएं तो कोई बात नहीं। बात यह है कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री को कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हों और कंपाउंड एंट्री जर्नल में बनती है। ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ दो अकाउंट हो उसे सिंपल जर्नल एंट्री कहा जाता है। और ऐसी एंट्री जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट हो, चाहे 3 4 5 6 जितने भी, वो कहलाती है कंपाउंड एंट्री। तो बेटा कंपाउंड एंट्री इसका आंसर नहीं है मेरा बच्चा। और पेमेंट एंट्री सिर्फ कैश बुक की पेमेंट साइड पर आती है। रिसिट एंट्री सिर्फ कैश बुक की रिसिट साइड पर आती है। कॉन्ट्रा एंट्री दर हकीकत एक एसेट के बढ़ने और एक एसेट के कम होने को रिकॉर्ड कर रही होती है, इसीलिए उसे कॉन्ट्रा कहते हैं कि एसेट जितने से बढ़ा एसेट उतने से ही कम हो गया। यानी बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा, बैंक हमारा एसेट, लेकिन हमारे पास से क्या गया कैश, कैश भी हमारा एसेट। एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट उतने से कम हुआ, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो हमारा क्या है बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड पर लिखी जाए उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। राइट, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही हो। मजीद आगे बढ़ता हूँ। करेक्ट, कॉन्ट्रा एंट्री इज करेक्ट आंसर। द पैटी कैश बुक, कैश बुक के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पैटी कैश बुक पढ़ाई। पैटी कैश बुक क्या होती है? एक ऐसी किताब जिसमें हम बिजनेस के छोटे मोटे मामलात को लिखते हैं, छोटी मोटी पेमेंट्स को लिखते हैं, ताकि मेन कैशियर इन छोटी छोटी पेमेंट्स की वजह से मिस्टेक ना करे, उसे परेशानी ना हो। तो कहता है पैटी कैश बुक इज यूज्ड, पैटी कैश बुक इस्तेमाल होती है लिखने के लिए क्या? पैटी पेमेंट्स, छोटी मोटी अदायगियां। पैटी रिसिट्स, जो छोटे मोटे पैसे आते हैं। तो क्या पैटी कैश बुक में पैसे आने वाली बातें लिखी जाती हैं? ऑल कैश पेमेंट, तमाम तरह की कैश पेमेंट पैटी कैश बुक में लिखी जाती है। तमाम मेरा ख्याल है मेरा इंटरनेट कुछ डिस्टर्ब हुआ है, शायद इसकी वजह से आपको आवाज़ में डिस्टॉर्शन या आवाज़ की वजह से तकलीफ ना हो। तो मैं यहाँ रुक गया हूँ थोड़ा सा, और जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी इंटरनेट बेहतर हो जाए तो मैं आपको फिर दोबारा से समझाना शुरू करता हूँ। ऑल कैश पेमेंट्स का मतलब वो तमाम अदायगियाँ लिखी जाती हैं पैटी कैश बुक में? नहीं जनाब, हर तरह की कैश की अदायगी नहीं लिखी जाती, हर तरह के कैश को रिसीव करना नहीं लिखा जाता, बल्कि कैश बुक, पैटी कैश बुक में लिखी जाती है सिर्फ और सिर्फ पैटी पेमेंट्स, छोटी मोटी पेमेंट्स। कोई बच्चा बोले सर पैटी रिसिट्स भी तो लिखते हैं। नहीं बेटा, छोटी रिसिट नहीं आती हमारे पास। पैटी कैश बुक में एक बड़ी अमाउंट आती है और वो हम रख लेते हैं पैटी कैश फंड के नाम से, फिर उस पैसे से हम छोटी छोटी अदायगियां करते रहते हैं। तो पैटी कैश बुक में पैटी रिसिट नहीं होती, हाँ पैटी पेमेंट जरूर होती है। राइट, ओके। एमसीक्यू नंबर 16, द स्पैन ऑफ टाइम फॉर विच अ बिजनेस जनरली प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है वो वक्त, द स्पैन ऑफ टाइम, वो क्या कहना चाहिए इसके लिए प्रॉपर वर्ड उर्दू का क्या होगा कि वक्त का वो हिस्सा जिसमें बिजनेस आमतौर पर तैयार करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वक्त का वो हिस्सा कि जिसके लिए बिजनेस तैयार करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बच्चों? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस बला का नाम है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट
वक्त के जिस हिस्से के लिए बनाए जाते हैं वो स्पैन ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ऑप्शन है अकाउंटिंग पीरियड, एक ऑप्शन है अकाउंटिंग साइकिल। अब मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि मैं हर ऑप्शन को बता दूं, है ना? तो चलें ऐसा करता हूं, यहां से बताना शुरू करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग पीरियड का मतलब होता है सामान को बनाने का वक्त। बस बेटा मैं जल्दी से कोशिश करके इसको मुकम्मल करता हूँ, ठीक है? वरना फिर दोबारा बच्चों के लिए इस तरह से प्रॉपर आना जरा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी माजरत चाहता हूँ, बस कोशिश करके इसको जल्दी मुकम्मल करते हैं। मैं इत्तेफाक से जहाँ बैठा हूँ मुझे अजान की इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है, वरना मैं यकीनन रुक जाता। अगर आप लोगों की तरफ अजान हो रही है तो आप लोग अभी रुक जाइए, मैं थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, ठीक है? तो बस बच्चों फिर मैं कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 मिनट अगर हैं, अभी आपकी तरफ अजान नहीं हो रही, तो मैं उस 2-3 मिनट में जितने एमसीक्यूज डिस्कस कर सकता हूँ कर लूँ और इसको ख़त्म कर लेते हैं, ताकि फिर आप अपनी मगरिब की नमाज आराम से अदा कीजिए। और एमसीक्यू के मैं जल्दी जल्दी आंसर जो हो सकते हैं वो आपसे शेयर करता हूँ, राइट? तो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग पीरियड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग पीरियड तो सामान को बनाने का वक्त होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का टाइम थोड़ी होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम जितनी अकाउंटिंग करते हैं वो सब अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई यहाँ वो वक्त की बात कर रहा है और यहाँ वो स्टैंडर्ड बता रहा है, कोई मैच नहीं बनता, मिसमैच है, छोड़ दिया इसे भी। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है बच्चों? अल्लाह करे आपको याद हो। जर्नल जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल। वो तो पूछ रहा है वो वक्त क्या कहलाता है जिस वक्त के लिए हम आमतौर पे तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो किसी एक मखसूस वक्त के लिए बनाते हैं, वो मखसूस वक्त कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका बेस्ट ऑप्शन अकाउंटिंग पीरियड है। यानी इवन इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि जिसपे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। हाँ शायद कोई बच्चा तुक्का लगाए तो वो बोले मैन्युफैक्चरिंग पीरियड, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पीरियड प्रोडक्ट को बनाने का वक्त होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के लिए जो टाइम होता है उसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। आइए एमसीक्यू नंबर 17 पर चलता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो मवाजना करता है। किसका मवाजना करता है भाई? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप किन चीजों को लिखकर उनमें चीजें ऐड और लेस करते हैं? तो आपका जवाब होगा लेजर विद द जर्नल। हम लेजर का जर्नल से कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रिकंसाइल का मतलब है मवाजना करना, कंपैरिजन करना। कैश बुक का पेटी कैश बुक से बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल अकाउंट का सब्सिडरी लेजर से बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस का कैश बुक के बैलेंस से हम मवाजना करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती तो उसके लिए मैं जुमला बोल देता हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। और दोनों बैलेंसेस में कुछ चीजें ऐड और लेस होती हैं तो हमें दोनों के फाइनेंस फाइनल बैलेंस पता चल जाते हैं। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इसके बाद आ जाइए एमसीक्यू नंबर 18 पर। द परचेज जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। परचेज जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो इस्तेमाल होती है लिखने के लिए। अच्छा, पहले तो ये आपको याद दिला दूं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या क्या है? तमाम जर्नल जर्नल और जितने भी स्पेशल जर्नल्स हैं तमाम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाते हैं। जर्नल लेजर बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री कहलाता है। जबकि जर्नल जर्नल और परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, ये सब कहलाते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्यारे बच्चों, तो कहता है परचेज जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो कि इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए। तो याद करें ना, परचेज जर्नल में क्या लिखते थे? परचेज जर्नल में हम लिखते थे सिर्फ वो मर्चेंडाइज जो हम खरीदें। किस पर प्यारे बच्चों? याद दिलाइए। वो मर्चेंडाइज जो हम किस पर खरीदें? उधार पर, क्रेडिट पर। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन पढ़ना है और देखना है कि वो मर्चेंडाइज जो मैंने उधार पर खरीदी है वो परचेज जर्नल में लिखी जाती हैं। परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट हो ही नहीं सकता। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज लगा एक लम्हे के लिए हो सकता है, लेकिन आगे लिखा है फॉर कैश तो छोड़ दिया। ठीक है। और उसके बाद परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली,
मर्चेंडाइज उधार पर जो खरीदी, ये करेक्ट ऑप्शन है मेरा बेटा, इसको मार्क कर देता हूं। और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। सेल का इस बात से क्या ताल्लुक है? तो जनाबे अली अल्हम्दुलिल्लाह 18 MCQ तक बात मुकम्मल हो गई। अब उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों की तरफ अजानें मुकम्मल हो चुकी होंगी। बस जल्दी से 2 मिनट 3 मिनट और सुन लें इस बात को और फिर हम जो है मीटिंग को एंड करते हैं। आपके क्लासमेट कह रहे हैं 13 के बाद ज़रा स्क्रीन शो कर दें, तो 13 के बाद स्क्रीन आपके सामने आ गई। द एक्सपेंसेस, ये तो 18 है, 13 ये रहा जनाब, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 और अब वी आर ऑन नाउ 19। ठीक है, चलें। नहीं मैं आपसे बात करता हूं अभी पेपर से मुतालिक ना, बस हमें ये कंप्लीट करने दें, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड, खर्चे हो गए लेकिन हकीकत में अदा नहीं हुए, टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर। अल्लाह करे आपको जुमला सुनकर याद आ जाए, मेरा अंदाज कुछ ऐसे ही होता था, मैं कहता था कि मुलाजिम से काम तो करवा लिया तो हाय हो गया खर्चा, बिजली का बिल आ गया, हाय हो गया खर्चा, लेकिन साल के आखिरी दिन तक हमने उसे अदा नहीं किया। तो अब वो जो अदा नहीं किया वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हम पहले से अदा करके बैठे हैं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो अभी एक्सपायर नहीं हुए। अनअर्न्ड रेवेन्यू, वो आमदनी जो अभी कमाई नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड माने वाजिब, वो खर्चे जो हम पर अदा करना वाजिब है। तो अगर कोई खर्चा हो गया लेकिन हमने पैसे साल के आखिरी दिन तक नहीं दिए, तो वो खर्चे के पैसे अदा करना हमारी, वो खर्चे के पैसे अदा करना हमारी जिम्मेदारी। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बहरहाल चलें आपकी मर्जी है। तो बच्चों मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो खर्चे जो हो तो गए हैं, इनकर्ड माने खर्चा हो गया है लेकिन अदा नहीं किया गया है इस साल के आखिरी दिन तक, तो वो खर्चा अदा करना बिजनेस की जिम्मेदारी है। ऐसे खर्चों को एक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। एडजस्टमेंट जब पढ़ाई थी ये चीज़ समझाई थी, लेकिन रिस्पॉन्स ना आना ज़रा थोड़ा तकलीफ दे होता है। बहरहाल चलें बात को आगे बढ़ाता हूँ। रेवेन्यू विच हैज़ बीन अर्न, रेवेन्यू जो कि हम कमा चुके हैं इन द करंट ईयर, इस साल, बट हैज़ नॉट बीन रिसीव, लेकिन मिला ही नहीं है। अरे ये कैसी आमदनी? कहता है आमदनी कमा तो ली, विच हैज बीन अर्न, जो कमा चुके हैं इन द करंट ईयर, इस साल, लेकिन मिले नहीं है पैसे। तो अब वो पैसे हम पर लेना वाजिब है। एक्रूड एक्सपेंस खर्चा है क्या हमारा, अदा करने हैं पैसे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या पहले से अदा किए मैं? नहीं, वो तो रेवेन्यू की बात कर रहा है। और रेवेन्यू कौन सी? जो कि हम कमा चुके हैं लेकिन पैसे ही नहीं मिले। तो असूलन इसको बोलेंगे वो पैसे जो हम पर लेना वाजिब है, हमारे पास पैसे लेने का राइट आ गया। क्या अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा? अनअर्न्ड रेवेन्यू तो उसे कहते हैं जो पैसे हम ले चुके हैं लेकिन कमाए नहीं है। और यहां वो कह रहा है कि पैसे हमने कमा लिए हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किए, तो इसका मतलब है ये वो आमदनी है जो हम पर लेना वाजिब है, एक्रूड इनकम। और याद रहे एक्रूड इनकम हमारा एसेट होती है मेरा बेटा। वो इनकम जो हम कमा चुके हैं और मिली नहीं है वो एक्रूड इनकम, नाम में इनकम होता है लेकिन नेचर इसकी एसेट होती है। और इसी तरह एक्रूड एक्सपेंस, नाम में एक्सपेंस होता है लेकिन नेचर इसकी लाइबिलिटी होती है। जैसे ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस, नाम में एक्सपेंस है लेकिन नेचर क्या है? एसेट, क्योंकि प्रीपेड लिखा है ना, सही है। इसी तरह यहां देखो रेवेन्यू आ रहा है लेकिन पहला लफ्ज है अनअर्न, तो अनअर्न की वजह से इसकी नेचर हो गई लाइबिलिटी। तो सिर्फ वर्ड पे नहीं जाना बल्कि पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्रूड इनकम। इफ देयर इज अ नेट लॉस ऑफ 5000, अगर किसी बिजनेस को नुकसान हुआ 5000
और रेवेन्यूज उसके 55,000 के हैं। फिर पढ़ता हूं जुमला, अगर किसी बिजनेस को नुकसान हुआ है 5,000 और उसके रेवेन्यूज 55,000 के हैं, तो बताइए उसके एक्सपेंसेस कितने होंगे। इसके लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए सिंपल एक तरीका इख्तियार करता हूं, और तरीका यह है, इक्वेशन लिख देता हूं, अल्लाह करे आपको याद आ जाए। रेवेन्यू माइनस, उफ मेरे खुदा, ये तो अरबी ग्रामर लिखनी शुरू कर दी इसने। यहाँ लिख देता हूं, चलें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट स्लैश, ब्रैकेट में लिखने का मतलब नेगेटिव साइन, लॉस। अब ये इक्वेशन आपको लिखकर दिखाने का मकसद है आपकी यादें ताज़ा करना, कि अगर किसी बिजनेस को नुकसान हुआ है 5,000 का और उसकी इनकम 55,000 है, तो बेवकूफ़ों सोचो, उसके खर्चे इनकम से अगर कम होंगे तो उसे क्या होगा बिजनेस को लाजमी। अगर उसके खर्चे 50,000 के होंगे, कोई बच्चा कहता है सर 50,000 आंसर है इसका, फर्ज कर लें, तो मैं कहूंगा बेवकूफ इंसान, अगर एक्सपेंस 50,000 है और इनकम 55,000 तो बिजनेस को तो क्या होना चाहिए, बोलिए। अगर इनकम 55,000 है और एक्सपेंसेस 50,000 है, ये मैंने अपने पास से लिखा, मेरा ख्याल है मैं इसको कोई कलर शलर कर दूं ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि ये क्या है, ये अपने पास से लिखा है हमने जी। तो बेटे अगर बिजनेस के इनकम 55,000 है और एक्सपेंसेस 50,000 होंगे, तो बोलो ना बिजनेस को क्या होगा। ओ भाई 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो कह रहा है बिजनेस को लॉस हुआ हुआ है। बिजनेस को अगर लॉस हुआ हुआ है तो इसका मतलब है आज बिजनेस के एक्सपेंस बिजनेस के रेवेन्यू से ज्यादा हैं। नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूं, ये लो, रेवेन्यू के अमाउंट 55,000 माइनस एक्सपेंस नहीं पता, ई लिख दिया, इज इक्वल टू, वहां लॉस हुआ हुआ है बिजनेस को 5,000। तो बेटे एक्सपेंस माइनस साइन में है, इसको उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -5,000 को यहां ले आओ, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 55 ऑलरेडी पॉजिटिव, प्लस का 5,000 पॉजिटिव यहां आके हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 60,000 इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग तुक्के लगाते हैं सिर्फ और कुछ नहीं करते, कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, बड़ी माजरत के साथ। कोई बच्चा ये समझ रहा है कि ये एमसीक्यू जो है वो लास्ट चैप्टर से बिलोंग करता है, तो बड़ी माजरत के साथ हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हुए एमसीक्यू पढ़ाया था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। एमसीक्यू नंबर 22, द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। एक अच्छा जी, शाहजैन साहब कहते हैं सर समझ नहीं आई। सर समझ में इसलिए नहीं आई कि आपको ये इक्वेशन नहीं आ रही, आप इस इक्वेशन को पढ़ लें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव साइन होगी, लॉस होगा तो नेगेटिव साइन होगी। बिजनेस में एक वक्त में कोई एक ही चीज होती है मेरा बेटा, यहाँ लॉस हुआ हुआ है तो लॉस पे माइनस साइन है, मैंने ये -5,000 लिख दिया, एक्सपेंस मुझे नहीं पता, मैंने -E लिख दिया, रेवेन्यू मुझे पता है 55,000 लिख दिया। सर अब इतनी मैथमेटिक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यकीनन आती है कि अगर ये -E है तो मुझे जो मालूम करना उसको पॉजिटिव में अकेला छोड़ते हैं, तो मैं इस -E को इधर ले आता हूं, तो ये प्लस का E हो जाएगा, और ये -5,000 को इधर ले आता हूं, तो माइनस का 5,000 सर इधर आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इस तरफ, यकीनन आप कहेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 55 और 5 प्लस होंगे तो 60,000 आएगा ना प्यारा बेटा। अल्लाह करे बात समझ आ गई हो, और अगर नहीं आई तो फिर इंडिविजुअली आपको समझा देंगे। द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। नीचे दी गई चीज में से एक चीज मर्चेंडाइज नहीं है स्टेशनरी शॉप के लिए। नीचे 4 चीजें दी हैं, इसमें से एक चीज मर्चेंडाइज नहीं है स्टेशनरी शॉप के लिए। नोटबुक स्टेशनरी शॉप वाला क्या करता है, खरीद के बेचता है, तो यकीनन ये उसकी मर्चेंडाइज है। स्टेपलर खरीद के बेचता है, मर्चेंडाइज है। फाउंटेन पेन खरीद के बेचता है, मर्चेंडाइज है। बाईसाइकिल वो खरीद के बेचता नहीं है, तो ये यकीनन मर्चेंडाइज नहीं है। नॉट अ मर्चेंडाइज लिखा हुआ था, तो इसलिए बाईसाइकिल इज करेक्ट आंसर। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, कैपिटल अकाउंट पे असर नहीं होता, कैपिटल अकाउंट पे असर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। मैं कहता हूं एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल अकाउंट पे असर होता है। कैसे, सुनिएगा प्लीज।
जब मालिक कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसके कैपिटल में, उसकी मिल्कियत में होता है इजाफा, तो असर हुआ ना, इसका मतलब है बच्चों। दूसरा ऑप्शन ड्राइंग, मालिक जब जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से पैसे निकालेगा तो इससे इसकी मिल्कियत पे फर्क पड़ेगा या नहीं। अगर आपने 10 लाख रुपए लगा के कारोबार शुरू किया और आपने कारोबार से 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो आप आज भी 10 लाख रुपए के मालिक हैं? नहीं, आपका कैपिटल मुतासिर होगा। इसका मतलब है ये भी मुतासिर कर रहा है, ड्राइंग भी मुतासिर कर रहा है, और वो पूछ रहा है कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी नहीं असरअंदाज होगा। चौथा ऑप्शन परचेज ऑफ फर्नीचर, बल्कि तीसरा ऑप्शन परचेज ऑफ फर्नीचर है। यहाँ लिखा है परचेज ऑफ फर्नीचर का मतलब फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री अगर आपको बनानी नहीं आती तो बेटा कुछ भी नहीं आता, बड़ी माजरत के साथ। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर में होगा इजाफा, और कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड कैश पे खरीदा। और अगर उधार पे भी खरीदते, कैश पे खरीदेंगे तो एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर उधार पे खरीदेंगे तो फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बढ़ेगा, उधार पे खरीदने से जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो कैपिटल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए यही करेक्ट आंसर है। अच्छा, और नेट लॉस से कैसे फर्क पड़ता है? जी हाँ बिल्कुल, जब बिजनेस को नुकसान होगा तो नुकसान क्या मोहल्ले वाले बर्दाश्त करेंगे? नहीं, नुकसान मालिक बर्दाश्त करेगा, और नुकसान बर्दाश्त करने से उसका कैपिटल कम हो जाएगा। राइट, तो इसलिए नेट लॉस भी कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करता है। करेक्ट। चलें आगे बढ़ाता हूं बात को। MCQ number 24, the following item is not responsible for differences between cash book balance and bank statement। कहता है नीचे हमने 4 चीजें दी हैं, इसमें से एक चीज ऐसी है जो कि डिफरेंस का बाइस नहीं होती, नॉट रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंस का बाइस नहीं बनती कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। अच्छा, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना तो पहले आप मेरे साथ समझिएगा खुदा रहे से। वो कह रहा है ये MCQ बिलोंग करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर से। वो कह रहा है कि जनाबे अली, इन चारों में एक ऐसा जुमला है जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर बनाओ तो ना वो कैश बुक के बैलेंस को इफेक्ट करता है और ना वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को। तो वो कौन सा है जुमला? तो अब हम पहले पढ़ते हैं पहला जुमला, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। अब अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं ही बताता हूँ। इंटरेस्ट बैंक वाले देते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ा देता है, बैंक स्टेटमेंट में हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा नजर आते हैं, हमारे पास कम नजर आ रहे होते हैं। तो ये वजह बनता है डिफरेंस की, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने लिखा है, हमने नहीं लिखा, तो ये तो वजह है डिफरेंस के आने की। तो इसको तो हम रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। वो कह रहा है नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर आउटस्टैंडिंग चेक, वजह है डिफरेंस की। कैसे? वो चेक जो हम दे चुके हैं, हम अपने पास से लेस कर चुके हैं। किसने लेस नहीं किया? बैंक ने। क्यों? क्योंकि हमने जब चेक दिया तो हमने अपने पास से माइनस किया, लेकिन वो चेक जिसको दिया वो शख्स अभी बैंक नहीं पहुंचा, इसे अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते थे। तो हम लेस कर चुके हैं, बैंक ने लेस नहीं किया, तो ये बात डिफरेंस का बाइस बनेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंस का। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे बैंक में जमा करवाए, यानी हमें लाके नहीं दिए। तो जब उसने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, हमने अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट भी डिफरेंस की बाइस बनेगा, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ा चुका होगा और हमने अभी तक अपने अकाउंट को नहीं बढ़ाया होगा। तीनों पॉइंट डिफरेंस का बाइस थे। यकीनन आखिरी वाला ही पॉइंट है जो डिफरेंस का बाइस नहीं है। कैसे? समझा देता हूं। इक्विपमेंट खरीदा कैश पर, तो इक्विपमेंट आया, इक्विपमेंट बढ़ा और कैश चला गया, तो इससे बैंक पर ना कोई फर्क पड़ा, ना बैंक बढ़ा ना बैंक कम हुआ, और ना इससे हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में प्योर कैश इन्वॉल्व हुआ है। कैश बुक जब हम कहते हैं तो कैश बुक का मतलब कैश का बैलेंस नहीं होता, बल्कि हमारे बैंक में रखा हुआ बैलेंस होता है। एग्री? और इसी तरह बच्चों, जब हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं तो बैंक वालों के मुताबिक हमारे अकाउंट का बैलेंस। तो इक्विपमेंट जब आप कैश पर खरीदेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंसेस को डिफरेंस का बाइस नहीं बनेगी।
आखिरी एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ। दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, इसमें से एक बिजनेस मर्चेंडाइजिंग है। ब्यूटी पार्लर क्या है अगर आपको नहीं पता तो ब्यूटी पार्लर सर्विस बिजनेस है मेरा बेटा। यहाँ बड़े बड़े लोगों की सर्विस होती है। मोटर वर्कशॉप में भी मोटर्स की सर्विस होती है, ये भी सर्विस बिजनेस है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर क्या है? दवाइयां खरीद के लाते हैं और उसी हालत में बेचते हैं, तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और स्टेट एजेंसी वाला मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं करता, वो लोगों को घर दिलवाता है किराए पर, वो लोगों के घर बिकवाता है और कमीशन लेता है, यानी ये भी सर्विस बिजनेस है। तो ये तीनों सर्विस बिजनेस है मेरा बेटा, जबकि मेडिकल स्टोर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 एमसीक्यू जरूर समझ आए होंगे। अल्लाह के हुक्म से नमाज का वक्त बहुत कम रह गया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप नमाज अदा करें। और बस हम यहाँ पर अपनी क्लास को ख़त्म करने लगे हैं। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप यकीनन व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस तब तक के लिए इजाज़त मेरी तरफ से। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।